अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की करप्शन की जो स्टोरी लेके आए हैं ये एक इरिगेशन डिपार्टमेंट की है और ये एरिया है इसका अपर झेलम कैनाल सर्कल झेलम। ये एससी झेलम और एक्शन गुजरात इरिगेशन के से मुतल्लक है। इन्होंने ऐसे किया कि ये केस है 2015 का। 2015 में इन्होंने कुछ फ्लड रेस्टोरेशन वर्क्स थे जो उन्होंने करवाने थे, तो उसकी उन्होंने कैसे वाइट कॉलर क्राइम करने के लिए कैसे उसको मैनेज किया। उसमें हुआ ये कि इन्होंने सबसे पहले तो उस काम को इतना डिले कर लिया कि ये जून के रेंज में ये आ गए, जबकि ये 3-4 माह पहले भी वो काम करवा सकते थे और ये कोई डैमेजिंग कोई नई नहीं हुई थी, ये उससे 6-8 महीने पहले की डैमेजिंग थी, जिसको डिले करते करते अपने मुताबिक उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने इस तरह इसको डिले किया कि पहले इन्होंने एक उसमें जो रेस्टोरेशन वर्क्स थे उसमें उन्होंने एक टेंडरिंग प्रोसीजर में उन्होंने स्टार्ट लिया कि अपने मनपसंद ठेकेदारों को काम कैसे दिलवाया जाए। उसमें उन्होंने ये किया कि पहला जो टेंडर उन्होंने किया वो 9/6/15 को किया, पहला टेंडर। 9/6/15 को टेंडर जो था उसका उन्होंने ये कर लिया बाद में कि जनाब ये तो वहाँ पे मसला हो गया है, कंट्रैक्टर आपस में जो है कुछ आपस में उनके तल्लुकात ख़राब हो गए हैं बाहर टेंडर पोल करते वक्त। तो उसमें उन्होंने ये किया कि जनाब हमने ये है इसको टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिए। अच्छा, ये टेंडर कमेटी ने टेंडर कैंसिल कर दिया, ऐसे कोई बात नहीं। अब उसके बाद उन्होंने फिर ये सोचा कि अब इसके मुताबिक क्या किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि एक और कमेटी बनाएगी जिसको कन्वीनर बना दिया गया एससी झेलम को, और उसकी सरपरस्ती में ये सारा उन्होंने आगे पहले भी उसकी सुपरविजन में ही हो रहा होगा, तो ये उसको फिर उन्होंने फर्दर मैनेज किया। उसमें फिर उन्होंने ये किया कि दोबारा टेंडर उन्होंने लगा दिए और उन्होंने कहा कि ये 15/6/15 को ये टेंडर ओपन होंगे और डलेंगे भी और ओपन भी होंगे। तो 15/6 पे ये चलेंगे। 15/6 को टेंडर हुए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो पहले 9/6 को टेंडर जो इसमें डाले गए थे उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसमें इन्होंने एक खुद लेटर भी लिखा हुआ है चीफ इंजीनियर की तरफ से सेक्रेटरी को कि वहाँ पे हमारे जो टेंडर थे वो पोर हो गए थे, 3-4 टेंडर पोर हुए थे, लेकिन कंट्रैक्टरों की आपस में वो तलब कलामी की वजह से हमने वो टेंडर कैंसिल कर दिए। और उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो उन्होंने नहीं बताई कि नए टेंडर भी इशू किए गए कि नहीं, और या पुराने जो टेंडर पोर हो गए थे उनका क्या स्टेटस होगा। इसके बारे में ये साइलेंट हो गए और ये अपनी नई गेम में डाल गए। उसमें इन्होंने यह किया कि दोबारा फिर ये बना के कन्वीनर बना के एससी झेलम ने अपने आप को, और एक दोबारा जो है ये इन्होंने टेंडर कर दिया 15/6 को टेंडर जो इन्होंने किया उसमें इन्होंने ये किया कि अब इसको कैसे किया जाए। फिर ये तो मामला जो है वो अपने हाथ में रखने के लिए और इलीगल जो है कोई अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने इंटरेस्ट वाच करने के लिए, तो इन्होंने फिर ये सोचा कि इसको ये तरीका है कि कंट्रैक्टरों को डील करके इन्होंने कहा कि हम आपको वर्क आर्डर दे देंगे, इसी की अप्रूवल ले ली जाए। अप्रूवल लेने के लिए इन्होंने सोचा कि ये सेक्रेटरी ऑफिस से, क्योंकि हमारे इसके इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक जो क्लासेज हैं वो एमरजेंसी की, वो पहले एग्जेक्टिव इंजीनियर की पावर होती थी जो कि सेक्रेटरी साहब ने अपने पास ले ली, क्योंकि इनके मिसयूज़ करने से या उनका गलत इस्तेमाल करने से और करप्शन की रोकथाम के लिए उन्होंने ये पावर्स भी अपने पास ले ली। तो वहाँ से चीफ साहब ने उनको एक लेटर लिखा जनाब के, बल्कि फैक्स की कि अर्जेंसी इनको बहुत बढ़ गई थी। पिछले 5-7 माह में इनको कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन आखिरी दिनों में जबकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था तो इनको एमरजेंसी पड़ गई थी। तो उनको लिखा जनाब के, अच्छा उसमें इन्होंने एक पेपरा रूल का हवाला दिया। वो पेपरा रूल इन्होंने जो हवाला दिया, ये पेपरा रूल भी आप दिखा देंगे, जो इसका हवाला दिया वो इन्होंने दिया जी 59, हाँ जी पेपरा रूल्स हैं जी 59D3। उसके तहत इन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम अर्जेंसी, इन्होंने उस लफ्ज़ को बदल के पेपरा रूल को बदल दिया और उसमें इन्होंने लिख दिया एमरजेंसी। अब अर्जेंसी और एमरजेंसी का जो फ़र्क है वो इनको अच्छी तरह पता था, तो इन्होंने इसको एमरजेंसी में क्लास में ले जाके तो सेक्रेटरी से वहाँ मैनेज किया और सेक्रेटरी से अप्रूवल ले ली विद इन 1 डेज़, और उसी दिन ही इनको दोबारा टेंडर जो था इनको अवार्ड कर दिया। अब अवार्ड करने से पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि वो तो हमने नेगोशिएशन की क्लास रखी थी, तो नेगोशिएशन का तो हमने जिक्र नहीं किया।
अच्छा, अब इन्होंने उनके साथ कंट्रैक्टर साहब के साथ नेगोशिएशन भी कर ली। अच्छा, नेगोशिएशन में क्या किया है, 1% जनाब हमने बिलो कर लिया है नेगोशिएशन में ऑल आइटम पे। अच्छा, भी 1% बिलो करने की क्या ज़रूरत थी? नेगोशिएशन तब होती है जब आपके मार्केट रेट जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड में उसमें कोई अदर दैन ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस आ जाए, तो फिर गवर्नमेंट कहती है जनाब कि टेंडर तो आपका आ गया है, लेकिन जनाब आपके रेट हायर साइड पे हैं, तो आप विद इन द लिमिट्स आ जाएँ जो परमिजिबल लिमिट्स अलाउ की हुई हैं पेपरा रूल्स में, तो आप उस लिमिट्स में आ जाए तो हमारे साथ नेगोशिएशन करें। तो अब जो ऑलरेडी पहले ही एक शेड्यूल रेट के ऊपर टेंडर अवार्ड कर रहे थे, जो कि उसके ऊपर नेगोशिएशन की कोई तुक बनती नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो चोर जो होते हैं ना वो गिल्टी होते हैं, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ अपने इस तरह के निशान छोड़ देते हैं। वो क्लास को जस्टिफाई करने के लिए जिसके तहत इन्होंने ये नेगोशिएशन का ये सारा ड्रामा किया था, उसको करने के लिए इन्होंने 1% नेगोशिएशन उसके साथ कर ली, जबकि यहाँ पे नेगोशिएशन एप्लीकेबल ही नहीं थी। अच्छा, उसके बाद उसको ये तकरीबन 10 काम थे टेंडर्स में। 10 कामों में ये आपको एक काम की सिर्फ मैं थोड़ी सी मिसाल सुनाता हूँ कि उसमें इन्होंने एक काम के अंदर इन्होंने कैसे इसको मैनेज किया। एक काम के अंदर की पोजीशन ये है कि एक काम था 8 करोड़ रुपए का। अब 8 करोड़ रुपए में, अच्छा फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये टेंडर इन्होंने ये देखें, ये टेंडर भी इनको दिखाना है जी कि ये एक ही शख्स ने खुद ही टेंडर भरे हुए हैं, ये मैन्युफैक्चर टेंडर है और उसके ऊपर खुद ही इन्होंने ये सारा किया हुआ है और कवरिंग में ऐसे लगाने के लिए कर लेते हैं और फिर ये सारा ये टेंडर ये डॉक्यूमेंट बताएंगे कि जनाब ये इन्होंने क्या यहाँ पे ये सारा किया। एक ही हैंड राइटिंग पे कम से कम अलग-अलग आप लिखवा लेते कि एक किसी और शख्स से, किसी और क्लर्क से, किसी और ठेकेदार से लिखवा लेते, वो एक ही शख्स होंगे, क्लर्क से कहा होगा इसको फिल करो, तो उसने अपनी ही हैंड राइटिंग में तकरीबन कंट्रैक्टरों के टेंडर जो थे ना वो खुद ही वो फिल कर दिए। अच्छा, अब नाजरीन अब एक काम की सिर्फ हम बात कर लें, ये 10 काम थे, इसमें एक काम था 8 करोड़ का, टोटल ये तकरीबन 17 करोड़ के काम थे। अब एक काम की अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो उसमें जो इन्होंने मट्टी जो डाली है, अगर उसकी डंपिंग का हिसाब लगाया जाए कि वो बारोपेट से बाहर से निकलनी है, वो डंपर पे लोड होनी है और एट साइट आके उसने अनलोड होना है और उसकी फिर कंपैक्शन होनी है लेयर टू लेयर, और फिर उसके ऊपर वो पत्थर वगैरह लगना है, उसकी पिचिंग होनी है, डंपिंग होनी है। कमाल की बात ये है कि ये जो ट्रक बनते हैं, ये एक काम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इसका नाम है रेस्टोरेशन ऑफ जे एडस्पायर नंबर 2 नियर विलेज पिंडी नियर विलेज पांडी ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर चनाब। इसमें 4413 डंपर बनते हैं मट्टी के, जो इन्होंने कमाल ये है कि 5 दिन के अंदर ये वहाँ ले भी हो गए, इनकी कंपैक्शन भी हो गई और ये सारा वहाँ पे इनकी स्लोप्स भी हो गई और इनके ऊपर पत्थर भी लग गया। और पत्थर जो आना था वो आता है वहाँ से हमारी जो सरकारी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की या किसी की भी हुकूमत की, तो वो आती है सरगोदा से, क्वेरी से आता है पत्थर। अब वहाँ पर पत्थर पहले पेमेंट करनी पड़ती है, जो प्रोसीजर है उसका आर्डर देना पड़ता है, फिर वो आपके लिए, क्योंकि पूरे पंजाब में उनकी डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से फिर वो वहाँ से पत्थर जो है वो आपके लिए वो अरेंज करते हैं। तो वहाँ से वो जो ट्रक बनते हैं वो तकरीबन 420 ट्रक बनते हैं जो पत्थर के वहाँ से आने थे, और ये अर्थ वर्क के बाद उसके ऊपर वो पिचिंग की शक्ल में या नीचे एप्रन की शक्ल में वहाँ पे इन्होंने ले करने थे। अब नाजरीन बात ये है कि 5 दिन के अंदर मुझे ये बताएं कि ये एक साइड की मैंने आपको बात बताई है कि वो दुनिया का कौन सा फार्मूला है या वो कौन सी ऐसी लेबर है या कोई ऐसी कोई रेमेडी है, मुझे बता दें जिससे ये सारा काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा, फिर ये किया इन्होंने, इसके बाद 20/6/15 को इनको ऑर्डर मिला है काम करने का और इन्होंने 24 तारीख को तमाम पेमेंट कर दिया, 5 डेज़ भी नहीं, विद इन 4 डेज़ ये सारा काम हो गया। अपनी मर्ज़ी से उनके साथ नेगोशिएशन करके जो इन्हें पैसे चाहिए थे वो रिश्वत की शक्ल में इन्होंने वसूल कर लिए और हुकूमत को जितना भी इन्होंने टीका लगाना था वो लगा दिया, और उसके बाद आराम से वो महकमों में प्रमोशनें वो अफसर ले रहे हैं। और मैं पूरे महकमे को ये मैसेज चला गया है कि अगर आप इन जैसे रहेंगे
तो कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी रहेंगे कामयाब, आखिरत का तब इनको ज़्यादा पता होगा, उसके लिए भी इन्होंने कोई रेमेडी इख्तियार की होगी। तो ये नाजरीन आज की ये छोटी सी मैंने आपको एक करप्शन वाइट कॉलर का बताया है कि वाइट कॉलर क्राइम को जो है वो किस तरीके से ये मुलाजमिन करते हैं, और उसमें उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, मज़े की बात ये है कि इसमें ये एंटी करप्शन भी इंक्वायरी भी गई, लेकिन वहाँ भी ये मैनेज हो गई, वहाँ भी मैनेज होकर ड्रॉप हो गई, क्योंकि बड़े लोगों को इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि जनाब ये बड़े जो लोग हैं, ये बड़े बड़े जो हैं, इनके ऊपर ये माफिया है और फलाना, तो ये माफिया तो उनका अपना है, तो ये नीचे लेवल पे जो ये माफिया है इनको कौन कंट्रोल करेगा। इस तरह ये इन्होंने सारा एक फ्रॉड करके, और बाकी जो महकमे के अफसरान हैं उनको भी ये मैसेज दे दिया कि हम जैसे करते हैं तुम लोग भी कर सकते हो, जिसकी वजह से करप्शन को मज़ीद फ़रोग जो है वो इससे हासिल होने का जो है वो इम्कान पैदा कर देते हैं। तो नाजरीन आज की स्टोरी जो है वो इतनी ही काफ़ी है वाइट कॉलर की क्राइम की। होना हमारा कुछ नहीं है, उनका पहले भी कुछ नहीं हुआ, उनको कभी किसी ने कुछ नहीं पूछना। इसमें कहाँ कहाँ किन किन को उन्होंने राज़ी किया होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया होगा, वहाँ पे काम कितना हुआ होगा, इतने दिनों में कितना काम हुआ होगा जिसकी इन्होंने पेमेंट कर दी है। सिर्फ यही इनसे को पूछ ले, यही कोई साबित कर दे कि जनाब ये कैसे हो सकता है, हमें भी बताएं। तो इसका मतलब ये है कि या तो काम पहले से ही हो रहा था, या काम हुआ ही नहीं, और या फिर कोई इन्होंने कोई इस तरह का कोई किया होगा जिस तरह भी है। लेकिन ये रकम की, पब्लिक की फंड्स के जो पैसे थे, टैक्स के जो पैसे थे, जो गरीब के जो है वो हेल्थ के लिए जो पैसे नहीं थे वो ये खा गए। यही कहीं और किसी डेवलपमेंट पे होते तो ये किसी ना किसी का भला होता। ये सिर्फ इन्होंने अपने पेट की खातर ये सारा एक फ्रॉड करके, और बड़े आराम से, और कोई नहीं पूछने वाला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेक्टी को भी चूना लगा दिया कि जनाब अर्जेंसी की बजाय एमरजेंसी लिख दिया, वहाँ भी पेपरा रूल भी इन्होंने अपनी मर्जी से चेंज कर दिए। तो नाजरीन आज तक के लिए फिर इतना ही। आइंदा कोई और अच्छी सी स्टोरी आई वाइट कॉलर क्राइम की तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।